हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए, एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो फटाफट थम्स अप डालेंगे। अगर आवाज़ क्लियर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच पा रही है। तो क्या हाल है भाई? बहुत दिनों में आज आपसे मुलाकात हो रही है और कई सारे बच्चे तो सरप्राइज भी हो गए होंगे कि उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ ही चले गए हैं। चलिए, इस बारे में सब चर्चाएं होंगी। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि नवीन सर की क्लास अभी है नहीं, तो इसीलिए मैं क्लास को लंबी खींचूंगा। टॉपिक भी ऐसा है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इस समय अगर सबसे ज्यादा हलचल इस समय सीजीएल वाले बच्चों के अंदर है तो इस टॉपिक को लेकर है, क्योंकि ये समझ रहे हैं समझ में भी नहीं आ रहा है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम टीचर समझा दे रहा है तो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं उसके प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के सामने है, खासकर सीजीएल वाले बच्चों के सामने। तो भाई, इस समस्या को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपकी सॉल्व की जाए और फिर लास्ट में मुझे बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगेगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट सारे के सारे बच्चे जल्दी से और शेयर करेंगे। फिर हम अपना सेशन जो है भाई वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई और क्लास भी नहीं हो पा रही थी। और आवाज अच्छी आ रही है क्या? मुझे आज तो माइक भी चेंज कर दिया। तुम लोग को बहुत शिकायत होती थी कि भैया क्लास जो है क्या कहते हैं, माइक की प्रॉब्लम होती है। एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा जल्दी से फटाफट। आ, आवाज सही आ रही है? फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छी आ रही है या बेहतर आ रही है? हाँ, देखना जरा, आ रही है? क्लियर है? बढ़िया। हाँ, चलो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। एक बार दिल मारेंगे कमेंट बॉक्स में फेंक के। टॉपिक आपको जैसा कि थम्स आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। टॉपिक है हमारा फ्रेज वर्सेस क्लॉज। हालांकि नायक बैच जब शुरू हुआ था 6 महीने पहले, सॉरी 1 साल पहले, पिछले साल मैंने उसमें पढ़ाया था बहुत सारे बच्चों को, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग आज कॉन्सेप्ट भी लेंगे और सबसे अच्छी बात है हमारी क्लास में अभी तक जितनी भी आपने क्लासेस देखी होंगी सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमारी क्लास में होने वाले हैं मेरे भाई। तो आपको बिल्कुल भी किसी को अब दिक्कत आएगी नहीं इस टॉपिक में। शुरू करते हैं हम लोग कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि फ्रेज किसको कहते हैं। और मैं बोलूंगा सामने के सामने आप लोगों से, और मुझे यस और नो करते हुए चलना क्या मैं सही लिख रहा हूं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले फ्रेज भी छोड़िएगा। फ्रेज से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ABCD याद आ रहा है कुछ? नायक बैच में मैंने ABCD से स्टार्ट किया था। इतना इजी वे में पढ़ाया था सब कुछ। मैंने कहा था अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहोगे भैया ये अपने आप में क्या है, एक लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। तो इस तरीके से 26 हमारे क्या बनते हैं, लेटर्स बनते हैं। इन 26 के 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स मेरे साथ साथ चलो फटाफट जल्दी से, और लाइक करते हुए चलो वीडियो को बहुत तेजी के साथ लाइक करते हुए चलेंगे। 26 के 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। बताया था ना? बहुत बढ़िया। तो 26 के 26 लेटर्स को एक साथ हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। और फिर मैंने बोला कि लेटर से ही मिलके क्या बनता है? वर्ड। मान लो मैंने एक लेटर लिखा C, फिर मैंने लिखा एक लेटर A, फिर मैंने लिखा एक लेटर T। तो अब ये पूरा मिलके क्या बन गया? ये मेरे भाई पूरा मिलके बन गया वर्ड। क्या बना है? ये वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ, किसका समूह? बताओ जल्दी से। ग्रुप ऑफ, या ऐसे कह दो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का क्या? अरेंजमेंट। लेटर्स का अरेंजमेंट। ये मीनिंगलेस होना चाहिए या मीनिंगफुल होना चाहिए? मेरे साथ बोलते चलो फटाफट, तेजी से चलो और शेयर करते चलो। एक बच्चा अगर एक शेयर करेगा तो अभी धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। अभी जैसे जैसे वो देखेंगे वो अरे संजय सर की क्लास स्टार्ट हो गई, कहाँ थे इतने दिनों से? बताऊंगा बेटे कहाँ थे। ठीक है, जब हम कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं तो पहले उसको भी निभाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट कर दिया, लो जी अनाउंसमेंट करवा दिया, CPO वालों आ जाओ मेडिकल के लिए, हम वहां मिले ही नहीं है, ऐसे फर्जी काम नहीं भाई, है ना? तो हर किसी को प्रॉपर
जिम्मेदारी ली है तो देते हैं उसको प्रॉपर टाइम, है ना। तो मेरे भाई मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कैसा रहा हमारा ये टाइम। और आज 12:40 पे ऐसा धमाका होने जा रहा है कि सीजीएल वाले बच्चों के अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा, हमारे बाकी भी बच्चों के अंदर। तो मैं करूंगा 12:40 से मुझे याद दिलाना, ठीक है भाई। तो चलिए, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि ये मीनिंग है, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अगर मैं यहां पर लिख दूं ATUIEXO ZN, कुछ है सेंस इसका? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहां अरेंजमेंट लेटर्स का मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस होता है तो वो वर्ड नहीं होता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे, वर्ड से आगे बढ़ेंगे, तो अब आता है अगला टॉपिक, आता है मेरे भाई फ्रेज। अब फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन, फ्रेज क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन। जल्दी से शेयर करते चलो फटाफट। कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखूं फटाफट? कॉम्बिनेशन ऑफ ओ नालायक आदमी, जरा इधर देख, मुझे देख फटाफट, मेरी तरफ देख, और लाइक करते चलो वीडियो को फटाफट तेजी के साथ। मेरी तरफ देखो फटाफट जल्दी से, और यहां पर बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स? जल्दी से बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स? आज की क्लास के बाद तुम्हें कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद बहुत बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई शाबाश, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह होता है ये, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए, मान लो यहां पर है एक वर्ड, वर्ड 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 वर्ड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो हो गया, लेकिन क्या इस कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए? जल्दी से बता दो, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए? अगर हां तो लिखो यस, और अगर ना तो लिखो नो। जल्दी से यस या नो, कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखो फटाफट तेजी से, यस और नो। तो सभी बच्चों ने कहा सर नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो वो क्या बन जाएगा? लिखो लिखो लिखो। अरे तुम मेरे से भी ज्यादा समझदार हो यार, किसने कह दिया तुम्हें ये सब नहीं आता है? लोग तो इसे अब पढ़ रहे हैं, मैं 1 साल पहले पढ़ा चुका हूं इसको, 1 साल पहले पढ़ा चुका हूं इसको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर आ गया तो मेरे भाई उसको हम क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है आपने? अरे लिखो भाई जल्दी से। हाँ, ये हुई ना बात। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई क्लॉज। और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, मान लो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज। तो फ्रेज होंगे बहुत सारे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते ही उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। समझ में आया यहां तक सभी को? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्या फेंक के मारना है आपको? जल्दी से फटाफट, जल्दी। मेरे बोलने से पहले क्लास इतनी मजेदार होने, देर आए, लेकिन मेरे भाई 1-2 दिन की देरी हो गई, और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पता तो वैसे है ही आपको, पता तो है ही, लेकिन जो 12:40 पे होने वाला है, तो आप कहोगे सर फिर तो आपने 1-2 दिन लेट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा मैं, अभी टेंशन ना लो। चलिए जी, अदरवाइज आपको पता है मैं ऐसे लेट नहीं करता हूं कभी भी इस तरीके से, ठीक है जी। तो अब ये तो थी इंग्लिश मीडियम के लिए। अब हिंदी मीडियम का हमारा बच्चा, आपको पता है, जो बिल्कुल प्रॉपर एकदम बेसिक से चाहता है, उसके लिए हिंदी में भी लिख के दे दिया हमने। समझो क्या है फ्रेज, क्या होता? दिल मारो इसके लिए फेंक के फटाफट। इतनी मेहनत तुम करवाते हो मेरे से, मेरे भाई पेड कंटेंट में चले जाओ बैच में, वहां नहीं मिलेगी आपको ऐसी चीजें। ये तो हमारा और आपका प्यार है, आपस में कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। शब्दों, सॉरी, फ्रेज क्या होता है? चलो, एक ऐसा शब्दों का ग्रुप, समझ में आ गया? ग्रुप मतलब समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो एक साथ मिलकर मतलब देता है। मतलब का मतलब मीनिंग, इंग्लिश वालों को भी ट्रांसलेट कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग। क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग।
बट देयर शुड नॉट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए वहां पर, वो हो गया तो क्लॉज हो जाएगा। लेकिन उसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों साथ नहीं होने चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आया तो क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्लॉज हो जाएगा सर। ठीक है सर, मैं आज पहली बार आपकी क्लास में आया हूं, ठीक है, आपका स्वागत है भाई, छोले भटूरे तैयार करवाते हैं आपके लिए। चलो जी, यहां तक समझ में आया? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है जो मीनिंग भी देता है, लेकिन फाइन सब्जेक्ट और वर्ब उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलो, अकेले सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो फ्रेज से अकेले सेंटेंस नहीं बन सकता, सिर्फ किसी सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है। समझो, जैसे मैंने कहा ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये एक सेंटेंस का हिस्सा है। जैसे मैं आपसे कहूं शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो आपसे मैंने पूछा कि ऑन द चेयर अपने आप में क्या है? जल्दी बोलो, ऑन द चेयर क्लॉज है या फ्रेज है? आपने कहा भैया ऑन द चेयर, इसमें शब्दों का एक समूह है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये एक समूह है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो नहीं है। और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो इसका मतलब मेरे भाई ये अपने आप में क्या है? एक बाबू, ये मेरे भाई अपने आप में एक फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ये अपने आप में क्या है, यहां से लेकर यहां तक अपने आप में क्या है, तो जल्दी से बताओ ये फ्रेज है या क्लॉज है? जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी। अगर मैं तुमसे इतना पूछ लूं ये सारा क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, तो आप कहोगे भैया देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्लॉज है। और हर क्लॉज अपने आप में क्या ही तो होता है? सेंटेंस होता है। हर क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस ही तो होता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्लॉज है, और फ्रेज किसी क्लॉज का या किसी सेंटेंस का क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। इसका मतलब मैंने जो यहां पर लिखा है वो गलत तो नहीं लिखा है? हाँ भाई बताओ, गलत तो नहीं लिखा है? सही लिखा है ना बात, कि भैया ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? एग्जाम्पल आपको दे ही दिया हमने यहां पर। अब हम चलते हैं भाई इसके आगे, नेक्स्ट पार्ट पे। ये फ्रेज समझ में आ गया भाई आप लोगों को? आगे देखो, क्लॉज क्या होता है? अभी बताया क्लॉज क्या होता है, शब्दों का एक समूह जिसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों होते हैं। पीछे वाले में नहीं होते थे, फ्रेज में नहीं होते थे, इसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों होते हैं। क्लॉज में नहीं होते, सॉरी फ्रेज में नहीं होते थे और क्लॉज में दोनों होते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, मतलब इस बात का, इसका मतलब समझो, क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस भी तो होता है, लेकिन फ्रेज अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता है। तो हमने पूछा कि सेंटेंस कौन हो सकता है, जल्दी से बताओ। समरी यहीं की यहीं लर्न कर लो, सेंटेंस कौन हो सकता है? बताओ जल्दी से, फ्रेज या क्लॉज? जल्दी से बताओ, सेंटेंस कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, देखो लिखते चलो फटाफट। सेंटेंस कौन हो सकता है, लिखो फटाफट जल्दी से। ये हुई ना बात, ऐसे ऐसे जवाब चाहिए। तो मेरे भाई इसका मतलब सेंटेंस कौन हो सकता है? क्लॉज हो सकता है। कौन नहीं होगा? फ्रेज। फ्रेज सेंटेंस का क्या होगा भैया जी? पार्ट होगा। तो अब इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी बात में समझा दिया अब हमने आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब आगे लिखा है कि जो क्लॉज है वो सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है? ये क्या कह दिया? सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। तो सर इसको यहीं क्लियर करके चलो, और हम यहीं क्लियर करके चलेंगे मेरे भाई। आओ जरा फटाफट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा, किसी का नाम ले लेता हूं आप में से, नेहा। चलो जी, नेहा जी का नाम ले लिया हमने। नेहा सेड दैट,
नेहा ने कहा दैट शी वुड प्ले पबजी। नहीं, पबजी नहीं, चेस खिलाते हैं। पबजी तो बेवकूफों वाला गेम है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, नेहा सेड ये अपने आप में फ्रेज है या क्लॉज है? शी वुड प्ले चेस ये अपने आप में फ्रेज है या क्लॉज है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वन क्या है और टू क्या है, जल्दी से। वन क्या है, टू क्या है, मेरे भाई बिल्कुल मोती की तरह माइंड में बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चंस पे जब आऊंगा तो आप कहोगे सर बवाल तो आज हुआ है क्लास में। जल्दी बताओ, वन क्या है, टू क्या है? लो जी, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, दूल्हा भी है और दुल्हन भी है, तो मेरे भाई शादी होना तो तय है। इसका मतलब ये क्लॉज है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी क्लॉज है। दोनों की शादी हो गई है। अब तुम कहोगे दो क्लॉज? यस, एक सेंटेंस के अंदर हम एक से ज्यादा क्लॉज रख सकते हैं मेरे भाई। किसी सेंटेंस के अंदर हम एक से ज्यादा क्लॉज रख सकते हैं। आपने देखा ना, सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ है मेरे भाई और यहां पे जाके खत्म होगा। ये पूरा अपने आप में क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन क्या इसमें एक क्लॉज है? नहीं, इसको जोड़ने वाला ये रहा कंजक्शन, ये रहा कंजक्शन। कितने क्लॉज जोड़ रहा है? C1 प्लस C2, दो क्लॉज जोड़ रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर जो क्लॉज है वो एक पार्ट है। अगर मैं कहूं कि ये क्लॉज जो है ये इस सेंटेंस का हिस्सा है, ये जो क्लॉज है नेहा सेड ये इस सेंटेंस का हिस्सा है, तो आपने ये देखा कि अगर सिर्फ एक ही क्लॉज है तो वही क्लॉज अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। जैसे यहां पर देखो, पीछे वाले में आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये वाला देखो जल्दी से, कहां गया? ये रहा। ये कितना क्लॉज था? एक। एक ही क्लॉज था और वही क्लॉज क्या है? सेंटेंस है। लेकिन जब क्लॉज एक से ज्यादा हो गए तो क्लॉज उस सेंटेंस का क्या बन गए? हिस्सा। तो मैंने आपको यही तो सिखाया कि मेरे भाई एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं। तो मैथ्स के मेथड से सीख लो। अगर यहां नहीं समझ में आ रहा, कोई कह रहा जी मैं तो बिल्कुल गोबर गणेश हूं, मेरी तो समझ में ये बात आती नहीं है, मेरे को तो मैथ्स की बात समझ में आती है, तो कहा कि मेरे भाई सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज हो सकते हैं? क्या हमेशा सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होगा? हां देखो, सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? एक क्लॉज हो सकता है, एक सेंटेंस एक क्लॉज, एग्जाम्पल हमने दे दिया। हां, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज भी हो सकते हैं। हाँ या ना लिखो, बता बट भाई, बोलते चलो साथ के साथ, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। कैसे मेरी एनर्जी बढ़ेगी? और लाइक तो तुम कर नहीं रहे हो, खैर कोई बात नहीं। कोई बताओ यार, ये क्लास CHSL के लिए कर सकते हो क्या? अरे बताओ, कोई इनको बताओ, देवी जी को, कर सकते हो CHSL में भी इंग्लिश यही आनी है। जब पैटर्न बदलता है तो टीसीएस पैटर्न सारे सेम आता देता था, एडुक्विटी है तो सारे सेम देगा, ये वहां भी यही आने वाले हैं देवी जी। हाँ जी। तो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो तीन क्लॉज भी हो सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक एग्जाम्पल ऐसा लिख के दिखा दो जिसमें तीन क्लॉज हो जाएं, फिर तो बात में ही मजा आ जाए। अच्छा चलो जी, मान लो मैंने आपसे कहा, किसी का नाम ले लेते हैं, शिवम पाल, पहाल पहाल, नहीं पूरा नहीं पढ़ पाए, चलो कोई बात नहीं, शिवम ही लिख देते हैं। तो शिवम said that if he had worked hard, comma,
ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। पहले मुझे जल्दी से क्लॉज 1 लिख के दिखाओ कहां कहां तक है। शिवम सेड, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये बन गया क्लॉज 1। ही हैड वर्कड हार्ड, ये बन गया क्लॉज 2। कहां है, ये रहा। ही आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, हैड वर्कड क्या हो गई वर्ब, ठीक है। फिर आ जाओ, ही वुड हैव बिकम, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, वुड हैव बिकम हो गई हमारी वर्ब। तो इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया, 3 क्लॉज हो गए। कितने क्लॉज हुए, 3 क्लॉज हुए। तो हमने इसका मतलब गलत तो नहीं बोला था कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज भी हो सकते हैं, और एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो यहां से लेकर अगर मैं कहूं यहां तक, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। और कितने इसके अंदर मेरे भाई क्लॉज हैं, 3 क्लॉज हैं इसके अंदर। आती है बात समझ में भाई सभी को। कितने क्लॉज हैं बाबू इसमें, 3 क्लॉज है मेरे चांद इसके अंदर। एक क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज। अच्छा थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, इनको जोड़ कौन कैसे रहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा धुरंधर है जो मुझे यह बता दे कि C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है। C2 और C3 को कौन कंजक्शन जोड़ रहा है, क्योंकि क्लॉज बिना कंजक्शन के तो कैसे जोड़ेंगे हैं। ओ नालायक इंसान, इधर देखो, इधर देख, बताना जरा, इधर कहां देख रहा है भाई। लाइब्रेरी में बैठा हुआ बच्चा, उसकी नजर सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इधर और उधर घुमाई तो बेटे, जैसे टीचर नहीं कहते थे स्कूल वाले कि नजर जहां तक घूमेगी उतने एंगल ही गर्दन घुमा दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ देख जरा फटाफट। तो उसने क्या कहा कि C2 और C3 को जोड़ने वाला जो कंजक्शन है वो क्या है, इफ। अब तुम मुझे बताओ जल्दी से कि जो हमारा C2 C3 को C1 से कौन जोड़ रहा है, C1 से। यानी कि ये पूरा बन जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बन जाएगा मेरे भाई, रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन तो आपने पढ़े होंगे। जो बच्चे अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, स्टीशियस पैटर्न पे सीजीएल के लिए आपको अगर लंबे वाले नरेशन और वॉइस करने हैं तो मैंने इसी चैनल पे करवा रखे हैं, आप डाल लेना उसमें। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय संजीव सर। वीडियो के नीचे भी इसका लिंक लगवा दूंगा, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा दोनों वीडियोस को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से कौन जोड़ रहा है, तो मेरे भाई इसको जोड़ रहा है दैट। कौन जोड़ रहा है, दैट। अगर यहां तक एक एक बात भैया मोती की तरह क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में क्या फेंक के मारना है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए बताते बताते। चले मेरे भाई आगे चलते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होने जा रही है। क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस समझ में आ गया है। चलो जी जल्दी से यहां तक जल्दी से फटाफट यहां तक मुझे अनुमति दीजिएगा। सर बिल्कुल क्लियर है, हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बढ़ा जाए फटाफट। यहां तक क्लियर है, चलो जी। तो अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रेज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था फ्रेज और क्लॉज। अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रेज के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं। तो मेरे भाई आपने जनरली जो फ्रेज पढ़े होंगे वो अब फ्रेज, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे एडवर्बियल फ्रेज, जैसे प्रेपोजिशन फ्रेज, यही तो पढ़ा है, प्रेपोजिशन फ्रेज, है ना, यही तो पढ़ा है आपने। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक दो और बताऊंगा, अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर डेप्थ में आ गया तो फिर कैसे करोगे, पहले इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब। बात क्लियर है यहां तक सभी को। चलो देखो, नाउन फ्रेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। जब कोई फ्रेज, जब कोई फ्रेज मतलब शब्दों का एक समूह, ऐसे मान लो, जब कोई फ्रेज या तो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, या तो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे,
उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। एक बार बताओ, सब्जेक्ट का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। भाई नाउन किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही तो काम करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे क्या? नाउन फ्रेज। तो जब कोई फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगती है तो उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? हां, अगर एक वर्ड काम करेगा सब्जेक्ट का, जैसे मैं आपसे कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और मैं आपसे कहूं यार राम क्या है, तो आप नाउन फ्रेज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नाउन है। क्या है ये? नाउन है ये मेरे भाई, नाउन है। लेकिन ये फ्रेज कब बनेगा? जब मैं इसी को लंबा सा खींच दूंगा 3-4 वर्ड में, इसी को 3-4 वर्ड में, तो इस वर्ब का जो कुछ भी यहां लिखूंगा वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। बस फर्क है कि वो नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपसे कहूं ईटिंग मैंगोज इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है जी, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कौन अच्छा है मेरे भाई? ये तो हो गई वर्ब। अब इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? इस वर्ब के सब्जेक्ट का, देखो शब्दों का एक समूह, मतलब एक वर्ड से ज्यादा, तो इसी को तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। लेकिन ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट का काम करे उसी को तो हम क्या बोल देंगे? नाउन फ्रेज। अगर पेपर में आपसे पूछेगा तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे आगे, और एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ठीक है, आ जाओ जी। पहले, सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है कौन? नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज किसका काम करता है? या तो सब्जेक्ट का, या करेगा ऑब्जेक्ट का, और या करेगा कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको नायक बैच में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप कहोगे तो फिर बता देता हूं। बताओ, दोबारा से बता दूं एक बार कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि ये तो सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा राम इज अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। अब ये जो डॉक्टर है ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? राम को। तो जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये नाउन जो है ना, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ठीक है, राम इज अ डॉक्टर। अब मैंने कहा डॉक्टर की नहीं, अब मैंने आपसे कहा राम इज अ मॉनिटर। राम एक मॉनिटर है, तो ये भी तो एक नाउन ही है। तो नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। अगर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को दे दूं, जैसे आई मेड राम, मैंने राम को बनाया। क्या बनाया? क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? आई मेड राम मॉनिटर। ठीक है जी, मैं तो एक टीचर हूं तो टीचर ही लिख देता हूं, द टीचर मेड राम मॉनिटर। सब्जेक्ट वर्ब, होम किसको बनाया? राम को। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या दे रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्योंकि ये हम टीचर को नहीं बना रहे हैं मॉनिटर, ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, सीधा लिखता हूं शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, और नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज, या कह दो नाउन ही कह दो, नाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। और कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बस अब नाउन की जगह क्या होना चाहिए? फ्रेज। तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। बस उसमें एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आता है इसमें। ठीक है, देखो जैसे यहां पर उसने कहा द टॉल बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, वो जो लंबी सी बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई द टॉल बिल्डिंग का पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी टॉल बिल्डिंग कौन सा फ्रेज है? तो ऑप्शन में ले लो। ऑप्शन में आया नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज,
एडवर्ब फ्रेज, ये आ गया। तो तुम कैसे पहचानोगे? तुम देखोगे ये तो है वर्ब, इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है टॉल बिल्डिंग। कितने वर्ड हैं? बिल्डिंग, टॉल एंड अगेन आर्टिकल। तो कितने वर्ड हो गए हमारे? 3। ये तीनों के तीनों मिलके क्या बनाएंगे? फ्रेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रेज। ठीक है। हां, अगर सिर्फ एक ही वर्ड होता तो वो नाउन कहलाता, लेकिन ये एक से ज्यादा है, तो बिल्डिंग भी है हमारे पास और टॉल भी है। ठीक है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा वर्ड है तो फ्रेज है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आया सभी को? अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, और मैंने लिख भी दिया है यहां पर। ठीक है। किस, जो टॉल बिल्डिंग है, जो टॉल बिल्डिंग है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? आगे आ जाओ जरा, इधर देखो। ईटिंग टू मच शुगर, बहुत सारी शुगर लेना, इज बैड फॉर हेल्थ। तो इज जो है वो यहां किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भैया? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है कंप्लीट, अच्छा ये है क्या? शब्दों का एक समूह है, शुगर, मच, टू, ईटिंग। इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में फ्रेज है। क्या ये क्लॉज है? ना, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज है। लेकिन ये काम किसका कर रहा है? ये किसी वर्ब के, किसका काम? अच्छा ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने यहां पर, वर्ब। ये किसी वर्ब के किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और जब कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम करती है तो मेरे भाई हैंस प्रूव्ड, उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। उसे हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज समझ में आया सभी को? नाउन फ्रेज जो है या तो सब्जेक्ट का काम करेगी, या वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी से बताओ, नाउन फ्रेज में किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो फटाफट जल्दी से। नाउन फ्रेज में किसी को दिक्कत है? मैं पहले फ्रेज ही पढ़ा के उसके प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर क्लॉज पढ़ा के फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि दोनों में तो तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ वर्ब फ्रेज क्या होती है। भाई वर्ब फ्रेज में सिर्फ आपको समझना है कि वर्ब्स का एक समूह, वर्ब्स का एक समूह, बस ये वर्ब फ्रेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रिक्स क्या है इसमें? हमेशा एक मेन वर्ब होती है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कभी अकेला हो नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब अकेला हो नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है। ठीक है, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेन वर्ब अकेला रह जाता है, बट हां याद रखना, अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पीछे मेन वर्ब जरूर आएगा। अब मुझे तुम बताओ, इज रीडिंग, ये अपने आप में क्या है? इसको तुम अगर कोई पूछे क्या बोलोगे? क्या तुम इसे नाउन फ्रेज बोलोगे? नहीं। एडजेक्टिव फ्रेज है? नहीं। प्रीपोजिशन फ्रेज है? नहीं। क्या ये एडवर्ब फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है? नहीं। तो ये सीधा क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज। इसको पेपर में पूछेगा भी नहीं, बहुत आसान है। जब वर्ब की बात हो रही होगी तो वर्ब फ्रेज। ठीक है, हैव बीन वर्किंग, ये क्या है? वर्ब फ्रेज। बस वर्ब्स के ही समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज कहते हैं। यहां पर कितनी वर्ब है? 2 हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो यहां पर भी शब्दों का एक समूह है, बस यह है कि वर्ब है, और यहां पर भी शब्दों का एक समूह है, बट यह है कि वर्ब है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? वर्ब फ्रेज कहलाएंगी। तो इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कि जब हम वर्ब की ही बात कर रहे हो तो उसी को हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। इसीलिए पेपर में पूछता भी नहीं है, बट मैंने एग्जाम्पल दे दिए, मैंने दोनों समझा दिया इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आइए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? भाई एक बार बताओ, जब कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। भाई उसी को एडजेक्टिव कहते हैं ना। लेकिन अगर ये समूह हो जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, बस बात खत्म। तो एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होती है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या दे? इंफॉर्मेशन दे। जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे उसी को एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो देखो, द हाउस विद रेड डोर्स इज माइन। अब तुमसे किसी ने पूछा कि ये अपने आप में क्या है? ओ हो, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 99% चांस है। बताऊं क्यों है? बताऊं इसका कारण क्या है? सुनो, क्योंकि कई बच्चों को लगेगा पेपर में ऑप्शन दे देगा प्रीपोजिशन फ्रेज,
प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहां ऑप्शन आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब बच्चा पता है क्या है, वो क्या करेगा, हो इसमें तो प्रेपोजिशन है भाई, तो प्रेपोजिशन फ्रेज लगा दो। नहीं, क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फंक्शन क्या है। एक सेकंड, इसको 1 मिनट के लिए मैंने हटा दिया, हटा दिया। अब बताओ, द हाउस इज माइन, द हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। कौन सा घर, विश्व, आपको पता है उसकी क्वालिटी, नहीं पता सर उसके बारे में, कौन सा घर, द हाउस इज माइन। क्या कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, बस ये तो पता है वो वाला घर, डेफिनेट कर दिया आर्टिकल से आपने। क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन है, बड़ा सा घर, बहुत शानदार सा, ये वाला वो वाला, ऐसा, इसका मतलब यहां पे जो कुछ भी लिखे हो वो किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। और मेरे भाई नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर दे उसी को दिल मारो फेंक के कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे उसी को तो क्या कहते हैं मुन्ना, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो नहीं पढ़ेगा इतना डीप में वो क्या लगाएगा, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रिपोजिशन को देख के प्रिपोजिशन फ्रेज मत कहो। आ रही है बात समझ में। तो ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, नाउन को, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। पीपल, कौन से पीपल, एक सेकंड, पीपल गैदर्ड हेयर, लोग यहां इकट्ठे हुए। सर कौन से लोग थे, नहीं पता। तो कोई जानकारी है, नहीं पता। कौन से लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, फुलिश पीपल। एक सेकंड, अगर मैं यहां पर फुलिश पीपल कह दूं तो फुलिश अपने आप में एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, मेरे भाई जल्दी से बताओ, फुलिश अपने आप में एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आज इसी को देख लेंगे, आर पार की लड़ाई है मेरे भाई, जंग आर पार की है, इसके सारे डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। बताओ, सिर्फ मैंने लिखा है फुलिश, ये एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। रुकना नहीं है, वीडियो को लाइक नहीं करना है, लाइक कर दिया तो मेरे भाई करंट लग जाएगा। लाइक वाले बटन पे अगर लाइक दबा दिया तो मेरे भाई करंट लग जाएगा, उस पे नहीं दबाना है बिल्कुल भी। क्या पता करंट लग के कुछ बहुत तगड़ी एनर्जी आ जाए मेरे अंदर, है ना, ऐसा नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है ना। शाबाश, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड है और एक वर्ड फ्रेज नहीं होता, फ्रेज को कम से कम 2 वर्ड चाहिए, तो ये एडजेक्टिव है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। लेकिन तुमसे मैं पूछना चाहता हूं इस समय यूपी वाले बच्चों से जो बैठे हुए हैं कमेंट बॉक्स में, यूपी वाले बच्चे, अभी मेरा सवाल यूपी वालों से है। यूपी वाले बच्चे पहले तो दिल मारे फेंक के फटाफट कमेंट बॉक्स में, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लिखा है ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये अपने आप में क्या है, क्या है ये अपने आप में, बोलो जल्दी से फटाफट, क्या ये एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे पूरा लिख के बताओ। कोई भी बाबूजी बन के नहीं बैठेगा, बाबूजी बन के कोई नहीं बैठेगा, मैं सही बता रहा हूं, घुटने तोड़ दिए जाएंगे उसके। लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ क्या है ये फटाफट। फुल ऑफ पीपल, क्या है ये अपने आप में, एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है। आप कहोगे भैया इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, तो शब्दों का समूह अगर नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, लोग कौन से लोग, फुल ऑफ होप, जिनके अंदर होप भरी हुई है, तो मेरे भाई ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा मेरे चांद, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर अगर ये वाली बात राजस्थान वाले बच्चों को भी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरा अपना और पड़ोसियों का दिल निकाल के मारो फेंक के। अगर राजस्थान वाले बच्चों को यह समझ में आ गया कि भैया अब हम नहीं फंसेंगे कि प्रेपोजिशन देखा तो ठोक दिया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन देखा तो ठोक दिया प्रेपोजिशन, नहीं फंसेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि अगर वो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भाई फिर तो वो एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आएगा। तो राजस्थान वाले बच्चों से कृपया, जो लेट के देख रहे हैं, है ना, जैसे भी मुद्रा में आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने 3 फ्रेज पढ़े, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज। कौन सा भाई, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है जी, ठीक है जी।
चलो, अब इसको बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है भाई। बिहार वाले बच्चों से अगला मेरा टॉपिक है, पूछूंगा उन लोगों से, पहले जरा सुनते चले जाओ। एडवर्ब फ्रेज, तो एक बात बताओ, आपको मैंने प्राचीन काल में सिखाया था 2024 में कि भाई एडवर्ब अपने आप में क्या होता है। तो एडवर्ब अपने आप में कोई भी वो वर्ड है जो या तो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे या वो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे। अरे चल, अरे सही, हाँ, किसकी इंफॉर्मेशन दे, एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे, या वो किसकी इंफॉर्मेशन दे, एडवर्ब की इंफॉर्मेशन दे। क्योंकि एडवर्ब वर्ब की भी इंफॉर्मेशन देता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी देता है, और एडवर्ब एडवर्ब की भी इंफॉर्मेशन देता है। सदाबहार आदमी है भाई ये तो किसी को भी क्वालिफाई कर देता है। ठीक है जी, तो आ जाओ फिर यहीं पर आ जाओ, फटाफट इसी से पकड़ते हैं। देखो, एक सेकेंड, एडवर्ब कोई भी वो वर्ड है जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, एडवर्ब की विशेषता बताए। और एडवर्ब फ्रेज बस वर्ड नहीं है, क्या है ये, शब्दों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे वही तो चीज है जो तुम पढ़ते आए हो यार, वहां पर एक वर्ड होता था, यहां पर समूह है बस। देखो, जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो तो उसी को हम कहते हैं मेरे भाई एडवर्ब फ्रेज। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपसे कहा सेंटेंस है ही रेन, वो दौड़ा। अब रेन यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, वर्ब हो गया। रेन अपने आप में क्या हो गया, वर्ब। वो दौड़ा। अब अगर मैं इसको अंडरलाइन करके पेपर में दे दूं ना, अभी दिमाग चकरा जाएगा, जेठालाल की तरह दिमाग चकरा जाएगा तुरंत, क्योंकि दिमाग में आएगा फिर प्रेपोजिशन आ गया, और ये तो भाई प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नहीं, आपको देखना यह है कि क्या ये मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता, मतलब प्रेपोजिशन के पीछे नाउन होता और वो सिर्फ नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा होता, तो हम इसको मान लेते प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा, एक सेकंड के लिए हटा दो, ही रैन, वो दौड़ा। हाउ, कैसे दौड़ा, फास्ट। इस सब की जगह मैंने लिख दिया फास्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फास्ट क्या है, फास्ट, तो तुम कहोगे भैया एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। और फास्ट की जगह ही तो लिखा है मैंने भाई, फास्ट की जगह ही तो लिखा है विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड वर्ब की तो विशेषता बता रहा है। तो जब ये अच्छा, ये तो अकेला वर्ड था, तो ये एडवर्ब हो गया। ये वर्ड का एक समूह है, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज। तो मेरे भाई इसका मतलब ये जो लिखा है, ये लिखा है एडवर्बियल फ्रेज। क्या लिखा है, एडवर्बियल फ्रेज। वी विल मीट, हम मिलेंगे। अब मुझे बताओ, मीट जो है वो अपने आप में क्या है, वर्ब है। वी विल मीट, हम मिलेंगे। व्हेन, कब मिलेंगे, तो आपने कहा भैया हम आपसे मिलेंगे टुमारो। अब तुम मुझे बताओ टुमारो क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, बताओ कमेंट बॉक्स में। बिहार वाले बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या है ये। टुमारो, इन द इवनिंग नहीं पूछ रहा हूं, टुमारो, टुमारो क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, एडवर्ब क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि उसने कहा वी विल मीट व्हेन, और जो व्हेन का आंसर दे, जो व्हेन का आंसर दे वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हाउ का आंसर दे, बताओ वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ, मैं नहीं लिखूंगा, जल्दी से लिखो। जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ, मेरे भाई पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को अब से 10 महीने पहले नायक बैच के अंदर, बताओ जल्दी से। एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां, आगे समझ में। तो इसका मतलब वी विल मीट व्हेन, कब मिलेंगे, टुमारो, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये एक वर्ड है। लेकिन ये वर्ड अगर मैं कहूं कि टुमारो नहीं लेना मुझे, इन द इवनिंग, तो क्या ये अपने आप में एक वर्ड है, नहीं, तो ये तो मेरे भाई फ्रेज है, फ्रेज है। और व्हेन का आंसर दे रहा है
तो ये मेरे भाई प्रेपोजिशनल नहीं एडवर्ब फ्रेज है। बात समझ में आई? बात समझ में आया सभी को? बात क्लियर हुआ? बिहार वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भैया एकदम क्लियर है, अगर नहीं है तो लिखो नो, और क्लियर है तो लिखो यस। कि समझ में आ गया हमें कि अगर यहां एक वर्ड होता तो एडवर्ब होता, लेकिन ये समूह है जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। अब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो जो सुकून अभी आने वाला है, इतना तो हीरे को रांझे से मोहब्बत करने में सुकून ना आया होगा दोस्त, जितना सुकून तुम्हें आने वाला है, गारंटी से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? भैया प्रेपोजिशन से शुरू होता है और किस पे खत्म होता है? ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। ठीक है जी। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता, ये तो खैर फ्रेज में होता ही नहीं है। जैसे कि मान लो ओवर द ब्रिज, इन द पार्क, ठीक है, लेकिन ये वर्ब को क्वालिफाई उस समय नहीं कर रहा होगा। वर्ब को क्वालिफाई कर देगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो सिंपल है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम चलते हैं मेरे भाई इसके आगे। चलो, फ्रेज वैसे खत्म हो गया है, लेकिन अब जो मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा हल्की सी बात बताने जा रहा हूं। क्या? मैंने लिखा स्विमिंग इन द सी, सी में तैरना, इज फन, ये फन है, ठीक है। पेपर में क्या हुआ, इसको अंडरलाइन करके ऑप्शन दे दिए एडजेक्टिव फ्रेज। आंसर दे दो मुझे फटाफट जल्दी से। एडजेक्टिव फ्रेज, इसके बाद तुम दिल फेंक के मारोगे, देख लेना। एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, आंसर बता दो फटाफट। प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एक ऑप्शन में आया जिरेंड फ्रेज। जिरेंड फ्रेज ऑप्शन में ही नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो ऑप्शन में ही नहीं है। बताओ, देखो यहां पर क्या हुआ, ये वर्ब है, इस वर्ब के ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। और जो हमारे जिरेंड भाई साहब होते हैं, ये इसका मतलब मैं जिरेंड कहूं या नाउन कहूं, मैं जिरेंड कहूं या मैं नाउन कहूं, बात एक ही तो है। बात एक ही तो है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई, अगर मैं इसको जिरेंड फ्रेज कह रहा हूं और ऑप्शन में नाउन फ्रेज नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर जिरेंड फ्रेज है। और अगर मान लो जिरेंड फ्रेज नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अगर जिरेंड फ्रेज ऑप्शन में नहीं है तो क्या इसका आंसर होगा? मेरे भाई ये पेपर में ना अगर डेप्थ उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्त। और पता है मैं ये इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सीडीएस में इसके टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पहले बवाल यूपीएससी में आता था, और हमने वहां बच्चों को सीडीएस डिफेंस में तो मैं बहुत पहले से पढ़ाता हूं, तो वहां हमने ये देखा कि वो इतना भी डीप चला जाता है। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से, अगर मान लो जिरेंड फ्रेज ऑप्शन में नहीं है, तो क्या इसका आंसर होगा? एक बच्चा कह रहा है सर नाउन होगा। गुद्दी पे लगा देंगे उल्टा हाथ का, नाउन नहीं होगा, नाउन फ्रेज। पूरा लिख बेटे, नाउन और फ्रेज में अलग अंतर है। नाउन तो एक ही वर्ड होता है, नाउन फ्रेज। ठीक है जी, मजा आया कि नहीं आया? कि भैया जिरेंड ही तो नाउन का काम करता है, तो ये जिरेंड फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। लेकिन अब जो हम बवाल करने जा रहे हैं सुनो। अब ऑप्शन में उसने क्या किया? ऑप्शन में उसने यहां पर इसको हटा के नाउन फ्रेज भी लिख दिया, नाउन फ्रेज भी लिख दिया, और जिरेंड फ्रेज भी लिख दिया। अगर ये दोनों पेपर में आ गए, अब बताओ क्या आंसर लगाओगे? क्योंकि एसएससी तो पागल है। चेयरमैन साहब तो एसएससी के, मतलब उनका जो दिमाग है ना, वो उस कोटि का चलता है, बोला कुछ भी दे दो। जब तुम स्टेनो में मैथ्स दे सकते हो ना रीजनिंग की जगह, तो वो ये तो कह सकते हैं इंग्लिश है कुछ भी दे दो, हमारा मूड है भैया, है ना। हम तो बर्बाद होने के लिए बैठे। और सीजल वालों से तो सबसे ज्यादा खुन्नस है, सबसे ज्यादा खुन्नस सीजल वालों से, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ सीजल के वालों की वजह से हुआ। हालांकि था ये सबके लिए, पर उनको ये तो पता ना सीजल वालों की वजह से हुआ। अब मेरे भाई सुनना, अगर पेपर में दोनों ऑप्शन आ गए मेरे भाई,
तो पता है क्या करोगे, फिर आप उस समय पर सिर्फ नाउन नहीं लगाओगे। क्यों, इसको मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन से। अगर मैं आपसे कहूं राम इज गोइंग टू स्कूल, और मैं आपसे पूछूं राम क्या है, तो मैंने कहा एडजेक्टिव, मैंने कहा प्रोनाउन, मैंने कहा आपसे नाउन, और मैंने कहा आपसे प्रॉपर नाउन। मेरे भाई अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो ना, तो समझ जाओ वो बिल्कुल गोबर गणेश है बिल्कुल। इस एग्जाम्पल ने सब कुछ बता दिया मेरे भाई। क्या, कि इस सेंटेंस के अंदर राम जो है वो अपने आप में क्या है, नाउन है, सीधी सी बात है। लेकिन नाउन की भी तो टाइप हो सकते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब ऑप्शन में आपको डेप्थ में आंसर दिया, डेप्थ में, उसको पकड़ो पहले, तो प्रॉपर नाउन इसका आंसर होगा। हां प्रॉपर नाउन नहीं है, उसने कह दिया कॉमन नाउन और नाउन, तो मेरे भाई कॉमन नाउन तो ये है नहीं, तो इसका मतलब कॉमन नाउन को काट दो। अब इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। तो जब तुम्हें इस ऑप्शन में, कहां गया बे, अरे नहीं था, अच्छा हाँ यही तो रहा। जब इस ऑप्शन में जिरेंड भी दिया है, तो मेरे भाई नाउन फ्रेज नहीं लगाना है, जिरेंड फ्रेज लगाना है उस समय पर। हां जिरेंड फ्रेज ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरे भाई ये नाउन फ्रेज है। बिहार वाले सारे बच्चे हाथ खड़ा करके कमेंट बॉक्स में दिल मारेंगे फेंक के कि भैया ये वाली बात तो एकदम मजेदार समझ में आई है, कि जिरेंड फ्रेज अगर आता है तो वो नाउन फ्रेज ही तो होता है। जिरेंड फ्रेज एक तरीके का नाउन फ्रेज ही तो है। और पेपर में अगर दोनों आ गए तो हम उस वाले को प्रायोरिटी देंगे जो इसका एक्चुअल में मीनिंग है। हाँ जिरेंड फ्रेज ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो हमें पता ही है, क्योंकि वो वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है नाउन है तो नाउन फ्रेज का काम करेगा। बात समझ में आती है सभी को, बात समझ में आती है सभी को, क्लियर है सभी को। कोई एक ऐसा भी बच्चा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। भाई किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम नाउन फ्रेज, लेकिन क्योंकि ये जिरेंड के ऊपर है तो इसीलिए मैंने इसको जिरेंड फ्रेज कह दिया, ठीक है। और जिरेंड नाउन ही तो होता है। बात क्लियर हो गई सभी को। चलो जी, अब हम आते हैं अगले एक टॉपिक के ऊपर। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अगर किसी बच्चे को मान लो हल्का सा डाउट रह गया ना, तो मैं इस डाउट को एक तरीके से और क्लियर कर सकता हूं कैसे, मेरे पास एक रामबाण है, और इस रामबाण के बाद तो तुम्हें किसी को डाउट नहीं होगा। क्या, एक क्वेश्चन है, टू बिकम अ डॉक्टर इज माई ड्रीम। जल्दी से बता दो फटाफट। ऑप्शन है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज, ऑप्शन है नाउन फ्रेज, ऑप्शन है जिरेंड फ्रेज। ये चार ऑप्शन है पेपर में, ये चार कुछ ऑप्शन आ गए। बताओ भाई जल्दी से। सर जी ये एमटीएस के लिए भी ले सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा कलेजा तो बेटे एमटीएस वालों को ही फटना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूत मतलब जो एक भ्रम में रहते हैं ना, वो एमटीएस वाले ही रहते हैं। एमटीएस एमटीएस एमटीएस, मैथ्स नहीं है एमटीएस में, रीजनिंग नहीं है एमटीएस में, जीके और इंग्लिश पे डिसीजन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है लेवल क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे रहेंगे। लेकिन नहीं, वो 10th का लेवल का पेपर होता है, हमें तो 10th लेवल लिख देते ना, जैसे मास्टर जी आजकल लिख देते थंबनेल पे 10th पास के लिए नौकरी। इतनी आसान नहीं है। सबसे ज्यादा फॉर्म और कंपटीशन किसी में है तो एमटीएस में है। और जो बच्चा सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल का है वो ये बात जरूर जानता है, बट नहीं जो प्रॉपर एमटीएस का 10th पास करके या 12th पास करके आया है, वो हमारे भाई साहब तो उन थंबनेल को देख के नहीं 10th पास के लिए पता नहीं क्या पढ़ रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज ईटिंग, और ये वो सारे, किडनी बाहर आ जाएगी पेपर देख के अगर 2024 का 23 का पेपर दिखा दूं तो मैं। दिमाग भी लगाना होता है कि जब मैथ्स नहीं है तो जो सब्जेक्ट दो बचे हैं उन्हीं पर सब कुछ डिसाइड होगा, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं, जब तक दो चार थप्पड़ नहीं खा लेंगे ना, एक दो बार बाहर नहीं हो जाएंगे, तब तक थोड़ी सुधरेंगे हम लोग।
उनको लगता है नहीं सीजीएल की क्लास हो रही है तो एमटीएस की नहीं है ये। अरे भाई तुम्हारे लिए भी यही आने वाला है, सही कह रहा हूं नहीं सीजीएल वालों और बाकी सीएचएस ये सीपीओ वाले, एक बार दिल मारो फेंक के अगर सही कह रहा हूं। भाई मेरी आदत है कड़वी बात बोलनी, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे लगता है सच बात बोल दो। हो सकता है दो चार एमटीएस वालों को बुरा लग जाए, लग जाने दो, जिस दिन खुलेगा दिमाग तब मेरी रेस्पेक्ट करोगे कि यार आदमी ने सही बात बताई थी उसने। हो सकता है आज गाली दे दो, लेकिन कभी तो दिमाग खुलेगा ना जब दो चार थप्पड़ पड़ेंगे पेपर में जाके, जब वहां क्वेश्चन ये देखोगे बवाल क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो सच्चाई है मेरे भाई ये। चलो देखो, अब यहां पर ये क्या है, ये है मेरे भाई वर्ब। व्हाट इज माई ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज माई ड्रीम। तो मेरे भाई व्हाट का आंसर दे रहा है, और जो व्हाट का आंसर दे दे इस वर्ब के सब्जेक्ट का आंसर दे दे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो मेरे भाई एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं होगा, एडवर्ब फ्रेज तो नहीं होगा, लेकिन क्या ये जिरेंड फ्रेज है, क्या ये जिरेंड, नहीं जिरेंड में तो सर V1 प्लस ING आता है, तो जिरेंड का तो ऑप्शन ही खत्म है। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, नाउन फ्रेज की कैटेगरी में आएगा। किसमें, नाउन फ्रेज में। लेकिन अगर मेरे दोस्तों अगर यहीं पर ये इन्फिनेटिव फ्रेज कह दे, क्या कह दे, इन्फिनेटिव फ्रेज, क्या कह दे, इन्फिनेटिव फ्रेज कह दे इसको, अब बताओ। दोनों ऑप्शन पेपर में है, और मैं समझ पा रहा हूं कि इस समय पर हमारे जितने भी धुरंधर हैं उनको ये बात समझ में अच्छे से आ चुकी है कि जब क्लोज ऑप्शन होते हैं और वही आंसर ऑप्शन में भी है, तो मेरे भाई कहां हमने जाना है। नो सर हमें बुरा नहीं लगता, लगना नहीं चाहिए। अरे सर ये तो बवाल यूपीएससी में आता है, इधर एसएससी में भी आने लगा बेटा अब ये। क्या बात, शाबाश मेरे भाई। तो इसे कहेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज, क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज। और अगर ऑप्शन में ही नहीं है, मान लो यहां पर उसने दे दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन तो ये है ही, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आया सभी को, बात क्लियर हुई। चलो जी, यहां तक बात क्लियर हो गई मेरे भाई। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपियल, मतलब पार्टिसिपल से मतलब पार्टिसिपियल फ्रेज, जैसे एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो पार्टिसिपल, लेकिन ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं अब इतना काफी है, इसके क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा घूम जाओगे, अभी मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, आप फंस जाओगे। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है, अब ये अंत है, लास्ट है ये, और यहां आके तुम घूमो तो मैं नहीं चाहता। इसको मैं क्वेश्चन के एंड में बता देता हूं, फ्रेज के एंड में ही याद दिलाना मुझे अभी इसको, ठीक है। तो मैं अब थोड़े से क्वेश्चन करवा दूं आपको, क्योंकि फ्रेज तो खत्म हो गया, फ्रेज खत्म हो गया, क्वेश्चंस पे आ जाऊं जरा। अच्छा मैंने क्योंकि मिसलीनियस क्वेश्चन लिए हैं, जैसे क्लॉज के और फ्रेज के, ठीक है, क्लॉज भी लिया है फ्रेज भी लिया है, तो इसीलिए मैं आपको पहले फ्रेज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है जी। अब हमारे यादव जी ने क्वेश्चंस कहां लगाए हैं ना, ये ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। चलो, जिन क्वेश्चंस पे मैं टिक लगाता चला जाऊंगा ना, उनको आप करते चले जाना। मैं सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे ढूंढने को, ठीक है, ढूंढते रहना, कहीं नहीं मिलेंगे। टू बिकम एन इंजीनियर इज माई ड्रीम, देखते ही आंसर मार दो भाई, और कहीं कहीं गलत भी होगा तो निराश नहीं होना, अभी बताऊंगा साथ के साथ ही। टू बिकम एन इंजीनियर इज माई ड्रीम, आंसर 100% बच्चों का सही आना चाहिए। टू बिकम एन इंजीनियर इज माई ड्रीम, सीधी सी बात है, ये मेरे भाई वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए यहां पर, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट इज माई ड्रीम, टू बिकम एन इंजीनियर इज माई ड्रीम। वैसे तो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये, अगर और डेप्थ में जाना है तो इन्फिनिटिव फ्रेज यहां किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, यानी सॉरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। सभी का आंसर सही है भाई। सर पीडीएफ कहां मिलेगा, बताएंगे पीडीएफ कहां मिलेगा। जिस जिसका आंसर ए है वो दिल मारो फेंक के, जिस जिसका ए आंसर है, जिस जिसका भी ए आंसर है फटाफट दिल मारो फेंक के। लो जी, टिक लगाते चलो, अच्छा लिखते चलना कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है।
वैसे तो पीपीटी में हाईलाइट ही ना तो पता रहेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे लाऊंगा मैदान में। बहुत बढ़िया जी। भगत सिंह फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट, फॉट होती है वर्ब। कैसे लड़े? टूथ एंड नेल। इसी के साथ एक और एग्जांपल भी दूंगा, देखो और मजा आएगा। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा, पहले हम पढ़ते थे कि लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स टीचर्स के टाइम पे। अब वो नहीं आएगा भाई, अब तो ये बवाल क्वेश्चंस आने लगे। चलो, भगत सिंह फॉट, फॉट अपने आप में क्या है मेरे भाई? वर्ब, फाइट है वर्ब। हाउ, कैसे लड़े, हाउ का आंसर दे रहा है, और जो हाउ का आंसर दे दे वो तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, लेकिन वर्ड एक से ज्यादा है। टूथ एंड नेल किसका काम कर रहा है? ब्रेवली, बहादुरी से। तो अगर मैंने यहां ब्रेवली लिखा होता तो सिर्फ इसका आंसर होता एडवर्ब, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड उस मीनिंग को दे रहे हैं, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मेरे भाई किस किसने इसका एडवर्बियल फ्रेज आंसर लगाया? जिसने इसका आंसर एडवर्बियल फ्रेज लगाया है वो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया एकदम ही क्लियर है, बिल्कुल एडवर्बियल फ्रेज लगाया था मैंने, एडवर्बियल फ्रेज। हरियाणा और दिल्ली वाले स्टूडेंट से मेरा ये सवाल है कि आपने इसका आंसर क्या लगाया? अगर आपका नेट प्रॉब्लम, अरे यादव जी, हरियाणा और दिल्ली वाले स्टूडेंट एक बार जल्दी से दिल मारेंगे फेंक के कि भैया हमने यही आंसर लगाया है, एडवर्बियल फ्रेज ही आंसर लगाया है इसका, ताकि मुझे पता चले कि हां इन दोनों बच्चों को आगे समझ। अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स का आंसर बताओ जल्दी से। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का आंसर बताएंगे एमपी वाले स्टूडेंट फटाफट जल्दी से। अरे सीपीयू में पता है कहां कहां से बच्चे आए भाई, इतना दिल को सुकून आया ना कसम से, ऐसा लगा कि बस जन्नत तो यही है, मतलब अच्छा लगा यार बहुत। तेलंगाना से स्टूडेंट थे भाई, 6 स्टूडेंट मणिपुर से थे हमारे सब इंस्पेक्टर जो सेलेक्ट होने वाले, और मार्क्स भी बहुत तगड़े उनके। तो मणिपुर से स्टूडेंट है, गुजरात से स्टूडेंट है, झारखंड से स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट थे यार, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। तो देखो, इट इज रेनिंग, रेन अपने आप में क्या है मेरे भाई? वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। हाउ, कैट्स एंड डॉग्स, अगर इसको तोड़ोगे तो हैविली, और हैविली एडवर्ब है, लेकिन ये शब्दों का समूह है, तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। 12:40 पे मुझे याद दिला देना, ठीक है? एक ऐसा ब्लास्ट होने वाला है जिसे तुम्हें खुद पे भी और तुम्हें अपने भाई पे भी गर्व होगा मेरे भाई, ठीक है? चलो जी, ये वाला बताओ। इस क्लास के बाद किसी भी स्टूडेंट को मेरे भाई दिक्कत नहीं होने वाली है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? अच्छा, पेपर में ना स्टेनो में बच्चे बता रहे थे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा है, फिगर ऑफ स्पीच। तो क्या एक ऐसी बवाल क्लास फिगर ऑफ स्पीच पे लगा दें? फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, शी सेल्स एट द शी शोर, ऑक्सीमोरन, वन, पहले वन वर्ड में आते थे। चलिए जी, पहले तो तुम ये सीख लो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें पूछ का रहा है ये भाई, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये बताना है, अंडरलाइन में ये है, ठीक है? ये बताना है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। सब पीडीएफ कहां मिलेगा भाई? तुमने मेरी जान ले ली। इंग्लिश बाय संजीव सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, 2 लाख विद्यार्थी इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो इसमें आप सर्च करके, नहीं तो मैं क्लास खत्म होने पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा। यहां क्विज भी आते हैं, और रात के 12 बजे के बाद आते हैं यहां पर, क्योंकि मैं तभी क्लासेस से फ्री होता हूं, तभी कोई क्विज मैं कभी भी बच्चों से नहीं डलवाता हूं, मोस्टली कोशिश रहती है मैं ही डाल देता हूं, जो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अब सुनो, कई बच्चे इसको पता क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज नहीं है, बच्चे कहते हैं भैया कैचेस भी है, अर्ली बर्ड सब्जेक्ट भी है, नहीं क्लॉज नहीं है, ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये फ्रेज का काम कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है ये
ये भाई क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, और सब्जेक्ट के रूप में जो आएगा उसे मेरे भाई नाउन फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। वॉट इज ऑफन कोटेड, क्या चीज को अक्सर बोली जाती है? वॉट, क्या बोला जाता है? तो भाई ये वॉट का आंसर दे रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज आएगा। जल्दी से मारो, फटाफट जल्दी से दिल फेंक के मारो। अगले क्वेश्चन का आंसर दो तेजी के साथ, क्या आंसर इसका रहेगा जी? अच्छा, आप में से कोई उत्तराखंड से भी है? देखो, फिर वही चीज है, इज नॉट क्वाइट ट्रू। वॉट, क्या चीज है जो ट्रू नहीं है मेरे भाई? वॉट, क्या चीज है जो ट्रू नहीं है मेरे भाई? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। गलती नहीं करनी है दोस्त, याद रखना है। गलती करोगे तो परेशान हो जाओगे, मारे जाओगे। जो क्वेश्चन करवा दूंगा वो क्वेश्चन एज इट इज आगे रिवाइज भी करने हैं। वैसे तो प्रैक्टिस ही बहुत करा दूंगा मैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अलग से क्विज भी डालूंगा पढ़ने के बाद, क्विज। चलो, आई कंसिडर अर्जुन, मैं अर्जुन को कंसिडर करता हूं, मैं अर्जुन को मानता हूं। वॉट, क्या मानता हूं बताओ? अर्जुन को वो मान रहा है, क्या मान रहा है बताओ? आई कंसिडर अर्जुन वॉट? यादव जी पानी पिला दो यार, ऐसा मत करो, इतना बड़ा अत्याचार। एक सेकंड रुकना जरा, दे देना जरा। एक मिनट रुकना भाई, जरा सर का इमरजेंसी कॉल है उधर से, कुछ इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकना बस, एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ। क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी। यार मुझे ना फिर एक दिन के लिए फिर जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट काम। एसएससी के फील्ड में ना धमाका होने वाला है, टेंशन मत लो, फील्डिंग सेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो जी, आई कंसिडर अर्जुन वॉट, तो भैया क्या आ जाएगा? वॉट का आंसर दे रहा है, तो क्या आंसर बनेगा इसका बताओ जल्दी से? दैट इज एडजेक्ट, सॉरी कहां गया, दैट इज नाउन फ्रेज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ तेजी से। अच्छा, क्लॉज तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो क्लॉज का आंसर अभी राहुल ते, अरे ये नहीं भाई, फ्रेज का क्वेश्चन कहां गया भाई? फ्रेज वाला, फ्रेज वाला, फ्रेज वाला। फ्रेज फ्रेज फ्रेज। लो भाई, आ जाओ, लो जी, करो। सर 12:40 हो गए? अच्छा 12:40 हो गए, हाँ कोई बात नहीं, क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ, क्लास 11:30 बजे स्टार्ट हुई है, 12:30 1:30 बजे तक चलेगी क्लास की, टेंशन ना लो। हाँ वो बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। नवीन वॉज वॉकिंग अंडर द ब्रिज, ठीक है, आंसर बताओ। और ये सभी से, सबसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे बताएंगे। नवीन भाई, अरे मैं नहीं लिखा है नाम, नवीन भैया का नाम। मैं ऐसे ही लिखता रहता हूँ, किसी का भी नाम लिख देता हूँ सेंटेंस बनाते टाइम पे। अभी राहुल सर का नहीं लिखा था पीछे? तुम्हारे नाम मुझे पता नहीं है तो तुम्हारे नाम से बना दूंगा। हाँ जी, नवीन वॉज वॉकिंग, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये वर्ब है। अब कई बच्चे के दिमाग में आएगा कि भाई ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो समझो, और वो क्यों नहीं है उसका बताऊंगा। वॉकिंग वेयर, वेयर, नवीन वॉज वॉकिंग। अगर मान लो यहां पर अंडर द ब्रिज ना होता, यहां पर होता देयर, नवीन वॉज वॉकिंग,
वेयर, देयर। तो आप क्या बोलते कि भैया देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है देयर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोलते नहीं बोलते, क्योंकि एक वर्ड है ये। लेकिन अब इसी देयर का काम कौन कर रहा है? अंडर द ब्रिज। तो इसका मतलब मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा मेरे लाल। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, बताओ। द बॉय वॉज रनिंग वेयर, देयर। देयर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन वहां देयर है ही नहीं, वो तो एक ही वर्ड होता है। उसी देयर को रिप्लेस कौन कह रहा है? द बॉय वॉज रनिंग वेयर, अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, खेत में भाग रहा था भाई। तो इसका मतलब ये पूरा इसको इंफॉर्म कर रहा है, ये पूरा फ्रेज इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब की। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, अब तो समझ में आ गया होगा ये। कोई कह रहा है मैं तो जी गोबर गणेश हूं, बिल्कुल मेरे को नहीं आ रहा था, उसको भी आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ। द कैट वो इज हाइडिंग, अरे कहां गया, ये रहा। द कैट इज हाइडिंग वेयर, कहां छिपी हुई है? वेयर, बिहाइंड द डोर। ये पूरा फ्रेज इसको क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? एडवर्बियल फ्रेज। बात यहां तक क्लियर है? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां तक बात क्लियर है? चलो जी, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। ये वाला क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए हैं। ये वाला क्लियर हो गया है, ये वाला क्लियर हो गया है, ये वाला क्लियर हो गया है। हाँ जी मेरे भाई, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चंस करके दिखाओ। लो जी, करो। और ध्यान से करना, जरा जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन दोनों बढ़िया हैं। सर पहले सीजीएल का फॉर्म दिखा था, आईटीआई का बढ़ा दिया। सर आर यू मैरिड और नॉट? बेटा इससे क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। मेरे शादी होने से या न होने से आपका क्या मिलेगा? क्वेश्चन पे ध्यान दे ले भाई। है एडवर्बियल फ्रेज, वर्बियल, एडजेक्टिव फ्रेज। बताओ जल्दी से फटाफट। चलो ये क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लो फटाफट, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना। दोनों क्वेश्चन का आंसर, गड़बड़ नहीं करनी है। दोनों क्वेश्चन आपको सेम ही लग रहे होंगे। जी, अमित कह रहा है भैया ये तो बवाल क्वेश्चन है। अब सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो जरा ध्यान से। उसने कहा शी केम हेयर, शी केम हेयर। ये सारे बच्चों का लगभग लगभग गलत होने वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। शी केम हेयर, वो यहां पर आई। ठीक है, आपके दिमाग में आया कि भैया केम वर्ब है, और आपने धड़ाक से कुछ आंसर इसका लगा दिया होगा। पहले सुनना ध्यान से। शी केम हेयर, वो यहां पर आई। अच्छा, केम जो है वर्ब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, शी केम वेयर हेयर, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मुझे बताओ ये क्या मीनिंग दे रहा है? ये क्या मीनिंग दे रहा है? शी केम हेयर, वो यहां पर आई। क्या मैं किसका मीनिंग निकालूं? शी केम हेयर फॉर
वॉट, फॉर वॉट, किस लिए आई? तो आपने कहा टू लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच। जैसे 2+V1 इंफिनिटिव सब्जेक्ट का काम करता है, वैसे ही ये किसका भी काम करता है? ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और मेरे भाई व्हाट का आंसर कौन देता है? तो वही तो कह रहा है, शी केम हेयर फॉर व्हाट। तो व्हाट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये कहां गया वर्ब फ्रेज? तो नाउन फ्रेज कहां गया? व्हाट का आंसर नाउन फ्रेज है कहीं ऑप्शन? ये रहा ना, ये रहा नाउन फ्रेज। मेरे भाई ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, मोहित वेंट, मोहित गया, फॉर व्हाट, किस लिए गया? टू स्टडी द लैंग्वेज एंड कल्चर, फॉर व्हाट। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरे भाई ए, नाउन फ्रेज इसका आंसर हो जाएगा। वही बात क्लियर? तो इसीलिए मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं। ये वाला करके दिखाओ, 14 वाला। क्लॉज क्लॉज क्लॉज, ये भी क्लॉज का है, ये भी क्लॉज का है, ये भी क्लॉज का है, ये भी। फ्रेज के क्वेश्चन फिर नीचे होंगे। चलो कुछ तो मैं उसमें भी डालूंगा, टेलीग्राम में भी डाल देंगे ना, जो बच जाएंगे यहां से। ढूंढने पड़ेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं वैसे। फ्रेज, फ्रेज, हाँ, एक और क्वेश्चन अभी कराएंगे इसके बाद। चलो ये बताओ, द स्लीपर्स आर, यहां तो ये किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहे, यहां तो ये किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहे। और अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन वाला करके दिखाना मैंने। लो जी, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। करो ये वाला क्वेश्चन करो तुम, तब तक मैं क्वेश्चन और ढूंढता हूं बढ़िया सा। चलो, दो क्वेश्चन इसके बाद बहुत ही बवाल आने वाले हैं भाई, बवाल क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं हो ना भाई तुम्हारा? संजीव सर, ये चेयरमैन साहब कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? तुमने उनकी बेइज्जती ज्यादा कर दी ना। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझो। ये हो गई हमारी वर्ब, इस वर्ब का ये हमारा क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये जिरेंड बेस है, तो इसका मतलब फ्रेज तो है ही जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब या तो ये नाउन फ्रेज होगा, सुन लो ऑप्शन में, या तो ये नाउन फ्रेज होगा या ये जिरेंड फ्रेज होगा। ऑप्शन में जिरेंड है नहीं, जिरेंड है नहीं, जिरेंड है नहीं, इसका मतलब ये नाउन फ्रेज। अगर ये ना होता तो मैं इसको क्या कह सकता था? जिरेंड फ्रेज। अगर सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई हो कि भैया आपने भी बताया था, हमें समझ में आ गया, तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी करो। अगर ये वाली बात भी क्लियर हो गई हो तो फटाफट एक बार बताओ कि हाँ भैया क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज? किस सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज है? पहले तो इन्फिनेटिव ढूंढो कहां पर। द हिल विद स्नो, द हिल विद स्नो इज ब्यूटीफुल, नहीं है। क्लाइंबिंग माउंटेन, देखो अगर यहां पर इज है, इज वर्ब है, और वर्ब से पहले क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, कौन सी फ्रेज आएगी? कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिहार वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट है ये कौन सी फ्रेज है। और यूपी राजस्थान वाले बच्चे जो है वो आंसर देंगे इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा है, बताओ जल्दी से। तो इन्फिनेटिव फ्रेज ये रहा ना, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले ये हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इसको नाउन, इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जैसे जिरेंड फ्रेज नाउन फ्रेज हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट का, ये भी सब्जेक्ट का। तो यही इन्फिनेटिव फ्रेज है, डी इसका आंसर है। लेकिन मैंने पूछा है बी ऑप्शन में क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, तो मेरे भाई ये क्या आएगा? जिरेंड फ्रेज आएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी एक बच्चा आज ऐसा बचेगा जिसको ये बात क्लियर ना हो, हर बच्चे को ये बात क्लियर हो रही है। चलो जी, अगला क्वेश्चन 38 में बताओ, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब
प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको कहीं ही दिखाई दे रहा है? एक सीधे से ऑप्शन में, तो ये तो आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट, अगला, व्हाट इज, सॉरी, विच इज अ पार्टिसिपियल फ्रेज? पार्टिसिपियल, अब पार्टिसिपल आपको पता है क्या होता है? पार्टिसिपल, इसीलिए मैंने वो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि वो पार्टिसिपल फ्रेज का था। द वेस्ट, पार्टिसिपल तो यहां है ही नहीं। और टू प्लस बर्न, ये इंफिनिटिव फ्रेज है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, बर्निंग वेस्ट पॉल्यूट्स द एयर। पॉल्यूट्स अपने आप में यहां पर क्या है? वर्ब है। पॉल्यूट्स अपने आप में यहां पर क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है वेस्ट को जलाना, जैसे पराली वगैरह जलाते हैं ना, कचरा, ऐसे ये काम कर रहा है इस वर्ब के सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का काम करता है नाउन। तो या तो इसे तुम कह सकते हो नाउन फ्रेज, या मेरे भाई इसको क्या कह सकते हो? बताओ क्या कह सकते हो? जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में V1 प्लस आईएनजी काम करे तो उसे हम कहते हैं जिरेंड। तो मेरे भाई ये दूसरा रूप है जिरेंड का। क्या है ये? जिरेंड फ्रेज। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मेरे भाई बर्न्ट, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बर्न्ट टू एशेज मतलब इतनी जल गई कि राख हो गई उसकी, ठीक है। और ये किसकी बात है? ये जल के राख कौन हो गया? हाउस। तो भाई यही पास्ट पार्टिसिपल है, और इसको कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ये तो आ गया जिरेंड फ्रेज और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, और V1 प्लस आईएनजी से अगर बनेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिपेंडेंट क्लॉज, नहीं क्लॉज तो अभी मैंने कराया ही नहीं है ना। क्लॉज 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 वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो फिर इनको मैं भी रोक रहा हूं पहले 1 मिनट के लिए। पहले यहां तक आपसे पूछते हैं कि यहां तक बातें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, ये बताना जरा, ये बताना, ये बताओ जरा। बताओ ये क्वेश्चन बताओ। हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम, असाइनमेंट को टाइम से पहला पूरा करने के बाद, मतलब पहले उसने पूरा कर लिया, समय से पहले कर लिया, उसको करने के बाद आपको याद है, आपने क्योंकि ग्रामर अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक पहले पढ़ा हुआ है तो आपको इतना कंफर्म होगा कि हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल से बना है पार्टिसिपियल फ्रेज। पार्टिसिपल का तो पार्टिसिपियल फ्रेज हो जाएगा। तो इसमें इन्फिनेटिव तो 2 + V1 होता है, ये तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा दो। नाउन फ्रेज, क्या ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब है ये? नहीं। क्या है ये? पार्टिसिपियल फ्रेज है ये। पार्टिसिपल है, पास परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये लीजिए, ठीक है जी। आगे बात समझ में? पार्टिसिपल परफेक्ट वाला वैसे कम आता है, बट फिर भी मैंने ऑप्शन में आपको बता दिया। जिरेंड इन्फिनेटिव तो सब समझा दिया है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ मेरे भाई, यहां तक बताओ, इतने तक, ये तब सब छोड़ो। फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस आपको बता दिया, और फ्रेज मैंने आपको पूरा डेप्थ में बता दिया, कंप्लीट डेप्थ हो चुकी है मेरे भाई, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक बताओ कैसा फील हुआ? अगर आपको लगा हो कि भैया अब इस पूरी कहानी को हम अच्छे से कर लेंगे, ये हमें क्लियर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से। अब मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं। मेरा देखो जो काम है अभी यहां तक, जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। भैया 1 बज गए, 1 बजे नवीन सर की क्लास नहीं है, 1 बजने दो। क्लियर है यहां तक? अब सुनो, दो बातें सुनो ध्यान से। सर कोई नया बैच आएगा? नया बैच, मेरा पेड बैच तो आज तक आया ही नहीं है। जब पेड बैच आएगा तो एक ही बार आएगा धमाकेदार, वो अगले महीने। पहले इधर देखो जरा, यहां सुनो अब काम की बात। अच्छा, पहले तो ये सुनो कि आपके लिए सरप्राइज क्या है। सरप्राइज ये है कि एसएससी सीजीएल के जो मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट करने के लिए बोले थे, वो डिले इस वजह से हो गए थे, क्योंकि वो डिले आपको पता ही है, मैं यहां था नहीं,
तो इस वजह से तो अब मेरे भाई एसएससी सीजीएल के जो मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि आपका 10 तारीख से पेपर हो जाएगा और मैं आपको लगभग 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट आपको ये मैं कराऊंगा यूट्यूब पे ही, ठीक। 10 मॉक टेस्ट और बिल्कुल न्यू पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। पैसेज उसी लेवल का, फ्रेज क्लॉज के क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि स्टेन और फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल में वन वर्ड का तरीका नया आया था। उनको तो वही लगता है ना ऑप्टिमिस्ट ये वाला, नहीं, पहले पैसेज दे देगा, पैसेज को पढ़ना है फिर ऑप्शन बताना है। टेलीग्राम में मैंने डाला हुआ है ये नए टाइप के, कल पूछ रहे थे बच्चे ये क्या दे दिया, अरे वो वन वर्ड है नए तरीके के, ठीक है। ईडियम्स पूछने का तरीका बदल दिया उसने, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज वाले देने स्टार्ट कर दिया, बहुत क्लोज फिल इन द ब्लैंक्स आने लग गए, ठीक है। स्टेनो के आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। पैसेज में असर्शन रीजन आने लगा है, स्टेटमेंट आने लगा है। मैंने सीरीज स्टार्ट किया टॉपर सीरीज, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे वो अपलोड हो जाती है, अभी तक अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मैं फिर वही रीजन आपको पता ही है, तो कल से उसको स्टार्ट कर देंगे। तो सुबह 6 बजे उठते क्या करना है, टॉपर सीरीज करो, उसमें 5 PQRS और 2 पैसेज, या 2 क्लोज टेस्ट 5 पैसेज, वो PQRS ऐसे चल रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रामबाण है, उससे बड़ा लेवल नहीं है। असर्शन, रीजन, थीम, टोन, टाइटल सब कुछ उसमें मैं दे रहा हूं आप लोगों को, और टेलीग्राम से वो PDF निकाल के उसको सॉल्व किया करो और फिर वीडियो से सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए। अच्छा, 10 मॉक टेस्ट इसी पैटर्न पे, और अभी तक जितने मॉक टेस्ट आपने किया गया हो उसमें हालांकि लिखा होगा न्यू पैटर्न, लेकिन एक्चुअल न्यू पैटर्न जिस दिन आप करोगे, एक मॉक टेस्ट कर लेना, 10 के 10 किए बिना छोड़ोगे नहीं तुम लोग। ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको, ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कमिंग ट्यूसडे आ रहा है। आप कहोगे भैया मंडे से क्यों नहीं, क्योंकि मंडे में यहां मतलब मैं रहूंगा नहीं, क्लास तो मिलेगी तुम्हें, बट क्लास मिलेगी, मैं रिकॉर्डेड डालूंगा उसमें, लेकिन अभी मैं जैसे बताया था ना मीटिंग के लिए अभी शायद फरमान जारी हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही काम है, ठीक है जी। तो इसलिए तो ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब दिल मारो इसके लिए फेंक के। एमटीएस वालों की क्लास तो तुम्हें पता ही है, एमटीएस की मंडे को ही होगी, लेकिन वो रात को होगी, और उनका मैंने टाइम शायद 8 PM का बताया था, ठीक। अब सुनो, जो एक्चुअल में इसके अलावा भी एक और धमाकेदार चीज है, और मेरे भाई ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, बहुत बड़ी बात होने वाली है। बस इसके बाद मैं फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार सुन लो, क्यों कहते हैं कि इंसान मेहनत करता है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अभी सीपीयू एसआई का, बस ज्यादा नहीं लूंगा भाई, ठीक है, 1 मिनट के अंदर सारी कहानी बता दूंगा। अभी सीपीयू एसआई का, वहां पर मैं बताता हूं कि क्या हुआ सारी कहानी। सीपीयू एसआई का मेडिकल हुआ, आपने देखा दूर दराज क्षेत्र से पूरे भारत से बच्चे आए, कई हजार बच्चों का मेडिकल हुआ, मेरे भाई आंखें फटी की फटी रह गई उसमें जब हम अपने स्टूडेंट से मिले। इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने अच्छे, मतलब नया नया एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, अलग अलग बच्चे मिले हमें। आप इमेजिन करिए, अगर 400 में से किसी लड़की को 352 नंबर मिल जाएं, कौन सी पोस्ट मिलेगी? सीजीएल और सीपीओ ये सारे बच्चे जानते हैं, बताओ जल्दी से फटाफट। अगर किसी लड़की को, लड़की की बात कर रहा हूं, अगर किसी लड़की को 352 नंबर मिल जाए, हमारी ऐसी 2 स्टूडेंट यूपी पुलिस अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल, 352 नंबर, इसका मतलब कौन सी पोस्ट पक्की है मेरे भाई? दिल्ली पुलिस। किसी लड़की को अगर 367 मार्क्स, सॉरी 366, हाँ 66 या 67 पॉइंट समथिंग का कुछ ऐसा था, 66 थे या 67 थे, अगर किसी लड़की के इतने नंबर मिल जाएं, तो मेरे भाई समझ रहे हो इसका मतलब वो कौन से में है? वो दिल्ली पुलिस में नहीं है, इसका मतलब वो, और ये भी टॉप 100 में ही है। 350 से ऊपर तो जो जा रहा है वो बवाल है भाई, ये टॉप। अब कौन सा होगा वो मैं लिखना नहीं चाहूंगा, वो समय आएगा भाई, समय बताएगा। पिछले लगातार जो हमारा दरोगा बैच बना था ना, आपने देखा होगा पिछले साल अंकित सर के साथ जब वो अनाउंस किया था, लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, अब करता हूं असली धमाका, इसके बाद तुम्हारे हाथ नहीं रुकेंगे मेरे भाई। बॉयज में आ जाओ, बॉयज में इस बार के जो अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स किसी लड़के के 400 में से, मेरे भाई कितने हो सकते हैं? 3, दिल थाम के बैठिए दोस्त, 377।
377 377 मार्क्स। और कमाल की बात बता दूं, कमाल की बात बताऊं, ये हमारा 2020 का स्टूडेंट है। 20 20 नहीं, 22 वाली मैराथन, 17 घंटे की मैंने 22 में ली थी ना। हाँ 17 की इसने 12 की थी शायद, 17 वाली की थी इसने, हाँ। 2022 में एयरफोर्स का स्टूडेंट है। मैंने 17 घंटे लगातार मैराथन ली थी 2022 में, उस समय डिफेंस के लिए ले रहा था मैं। ये तब से हमारे साथ है। और भाई बनारस से हमारा ये भाई है, यूपी के। आइडेंटिटी हमने इसलिए रिवील नहीं की है अभी क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब में है इस समय। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार भाई साहब मेडिकल हो जाए। वैसे तो मेडिकल लगभग हो ही गया है, वहां पर तो उसको फिट कर दिया है, ठीक है। तो भाई साहब 377 पे आप क्या रैंक बताते हो? सर इतना पुराना? हाँ भाई, बहुत पुराने पुराने बच्चे हैं हमारे साथ, एयरफोर्स से जुड़े हुए, 2020, 2018, 2017, बहुत सारे बच्चे हैं जो उस समय पर 12th पास ही किए थे उस समय पर। 2023, 2022 बहुत लंबी मेहनत किए हुए हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि होगा क्या। और ये एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो और खतरनाक नंबर लिए बैठे हैं। मेरे दोस्त वहां तक 377 जाने तक बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत। अब ये तो वक्त बताएगा कि रैंक क्या आएगी। ठीक है, चलिए जी। 2023 से मैं भी हूं लवन्या। अच्छा, चलो जी। अब आते हैं मेरे भाई क्लॉज के ऊपर। फटाफट आ जाओ, क्लॉज की तरफ आ जाओ। फ्रेज हमने कवर कर लिया था, अब हम जल्दी से एक बार क्लॉज देखते हैं। ठीक है, अगले आधे घंटे में क्लॉज कवर हो जाएगा क्योंकि वहां उतनी ज्यादा टेंशन है नहीं क्लॉज में। लो जी भाई, तो क्लॉज तो पता चल गया। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब दोनों होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। आ जाओ। क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया तो अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने टाइप के हैं भाई? ये दो टाइप के हैं क्लॉज। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है मेरे भाई डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब समझो, सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट है तो मतलब मीनिंग अपने आप देता है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। और जो डिपेंड है ये मीनिंग कंप्लीट नहीं देता है, ये कंप्लीट आपको मीनिंग नहीं देगा क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग दूसरे क्लॉज पे निर्भर मतलब डिपेंड होता है एक तरीके से, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आत्मनिर्भर है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं दूसरी भाषा में, मेन क्लॉज भी कह रहे होते हैं, ठीक। ये पीडीएफ भी ले लेना रिवाइज करने के लिए क्योंकि मोतियों की तरह हिंदी में सब लिखा हुआ है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम दूसरी भाषा में सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। और ये अकेला मीनिंग नहीं देता है, ये मेन क्लॉज पर निर्भर होता है। किस पर होता है? मेन क्लॉज पर निर्भर होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्वतंत्र क्लॉज होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो मैंने आपसे कहा इफ ही कम्स कॉमा दे विल मीट हिम, दे विल मीट हिम। अब तुम मुझे बताओ, इसमें ये है हमारा क्लॉज वन और ये है हमारा क्लॉज टू। मुझे बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है? बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसका मीनिंग स्वतंत्र नहीं है, कौन सा क्लॉज निर्भर है दूसरे के ऊपर? एक सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताइए। सर फिर आ गए हम। अच्छा, तुम चले गए थे पढ़ते पढ़ते? एक तो लंबी क्लास में ना ये भी पंगा होता है, तुम बीच में घूमने फिरने चले जाते हो। सर अभी 12th पास की है और आपसे 2019 में। लो जी, जो हमारा क्लॉज वन है,
ठीक है। इफ क्लॉज ये कैसा है, ये निर्भर है, ये दूसरे पर निर्भर, ये अपने ऊपर मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। दे विल मीट हिम, वो उससे मिलेंगे, ये डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आजाद है। और ये कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये निर्भर है। ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम बढ़ेंगे, फिर आता है डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। क्लॉज दो टाइप के, क्लॉज पहले आया क्लॉज, क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो टाइप के हो गए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो खुद से मीनिंग देते हैं, डिपेंडेंट जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। अब हम कर रहे हैं कि डिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं इनके क्या टाइप होते हैं। तो फिर से वही आ गया, नाउन क्लॉज जो किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, वही बात है फिर से। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लो, इंक्रीजेज, यहां पर अपने आप में क्या है, वर्ब, तो इस वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा, तो ये रहा इसका सब्जेक्ट। वॉट एवर वी स्टडी, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसीलिए एक क्लॉज है। ये फ्रेज नहीं आएगा कभी, नाउन फ्रेज। पेपर में पंगा खड़ा कर देगा, पेपर में आपको ऑप्शन दे देगा नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। क्या मारोगे आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट। आप कहोगे नहीं, फ्रेज में तो सब्जेक्ट और वर्ब होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा मेरे भाई, नाउन क्लॉज हो जाएगा। नाउन क्लॉज काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। हां, अगर सब्जेक्ट और वर्ब ना होता, सब्जेक्ट और वर्ब ना होता तो ये नाउन फ्रेज हो जाता फिर। ठीक है, तो चलो जी, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। अब आ जाओ, आई नो, आई मेरे भाई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, नो यहां पर क्या है, वर्ब। ये किसका आंसर दे रहा है, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं, यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, और कौन सा बच्चा है, गुजरात, नहीं जहां जहां से बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो मुझे आजकल पता चला है, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, झारखंड, इन सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो है ये आंसर किसका दे रहा है, आई नो होम या आई नो वॉट। बताओ, यहां पर होम का आंसर मिल रहा है या वॉट का आंसर मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई नो होम या आई नो वॉट। झारखंड भी है, मैंने बोल दिया भाई, महाराष्ट्र भी है, अरे भाई साहब जम्मू भी है। जम्मू वालों को तो स्पेशल सैल्यूट है भाई, तुम लोग बहुत मेहनत करो। उड़ीसा भी है, उड़ीसा, मुंबई, मुंबई तो महाराष्ट्र में आता है बेटा। हम्म, कोलकाता भी है। अच्छा, तो हम वेस्ट बंगाल बोल तो दिया ना भाई, शाबाश मेरा। आई नो, मैं जानता हूं, वॉट, और जो होम का आंसर दे वो भी सब्जेक्ट कहलाता है, जो व्हाट का आंसर दे वो भी सब्जेक्ट कहलाता है, जो हु का आंसर दे वो भी सब्जेक्ट कहलाता है, और जो सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम। अच्छा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो मेरे भाई ये व्हाट का आंसर दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है मेरे भाई। इसका मतलब ये नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है, कमेंट में लिखो, जल्दी से लिखो, नाउन फ्रेज बोलूं या नाउन क्लॉज। यहां पर जल्दी से लिखो फटाफट, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि भैया इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। तो मेरे भाई यानी कि यहां पर इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज यूज्ड एज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। पूरा लिख दो, पूरा लिखो, नाउन क्लॉज यूज्ड एज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। यहां पर नाउन क्लॉज मेरे भाई, इतना डीप में इसके बाद तो तुम चाहे मास्टर बन जाना। ठीक है, यहां पर नाउन क्लॉज, जल्दी से लिखो, नाउन क्लॉज यूज्ड एज सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन क्लॉज यूज्ड एज सब्जेक्ट, और यहां पर नाउन क्लॉज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जिसके दोनों सही हो दिल मारो फेंक के फटाफट कि भैया दोनों बातें हमें क्लियर है। यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज और यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज। ठीक है जी, सॉरी। नेक्स्ट, यादव जी पानी पिला दो यार। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज सीधी सी बात है, जो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब तो तुम्हें फ्रेज से ही समझ में आ गया होगा कि बस जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गए तो वो क्लॉज हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होंगे तो वो क्लॉज नहीं, फिर फ्रेज में आ जाएगा। अब देखो यहां पर उसने कहा द मैन। मैन क्या है मेरे भाई? नाउन। कौन सा मैन? एक सेकेंड। देखो, द मैन वो आदमी, इज आर नेबर वो आदमी हमारा पड़ोसी है। क्या तुम्हें मैन की इंफॉर्मेशन पता है? नहीं पता। इसका मतलब ये जो कुछ भी मैंने यहां पर लिखा है, ये जो कुछ भी मैंने यहां पर लिखा है, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे उसे हम कहते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव। और इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या इसको मैं एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं? हां या ना? क्या मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं? यादव जी, वो 1 बजे वाली क्लास उसको 1:30 बजे कर देना, क्योंकि 1:30 बजे खत्म हो जाए। 1:30 बजे कर दिया ना? उसमें मैसेज डाल देना कि क्लास वही होगी, वो पूरी मतलब 1.5 से 2 घंटे पूरा खींचेंगे, मतलब कम नहीं लेंगे टाइम, बस टाइम बढ़ा दो थोड़ा सा। भाई हमारी तो जिंदगी बस ऐसी ही है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास। चलिए जी, द मैन हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है मेरे भाई, ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है भाई? ये रहा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज फिर से वही बात है कि जो क्लॉज किसकी इंफॉर्मेशन दे, वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, वही क्या कहलाता है? एडवर्ब क्लॉज। मतलब वर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो बस अगर वो क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और इसमें क्या क्या मिलता है? टाइम मिलता है, प्लेस मिलता है, रीजन मिलता है, कंडीशन मिलता है या विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट मिलता है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है जी, ये कौन सा क्लॉज है? आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा क्लॉज है? तो मेरे भाई ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये किसका जवाब दे रहा है? ये मतलब ये क्या पैदा कर रहा है? कंडीशन पैदा कर रहा है। क्या दे रहा है? कंडीशन। अनलेस इट रेन्स टुमारो, जब तक कल बारिश नहीं होगी, जब तक बारिश नहीं होगी, ठीक है, सॉरी, अगर यदि बारिश नहीं होगी, यदि बारिश नहीं होगी, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो यदि बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये कंडीशन दे रहा है। और जो ये कंडीशंस आती हैं, ये किसके अंदर में आती है? एडवर्ब क्लॉज के अंदर। कंडीशन आती है एडवर्ब क्लॉज में, कॉन्ट्रास्ट आता है एडवर्ब क्लॉज में, रीजन आता है एडवर्ब क्लॉज में, प्लेस आता है एडवर्ब क्लॉज में, टाइम आता है एडवर्ब क्लॉज में। ये सारे एडवर्ब क्लॉज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो जी, एग्जाम्पल ये तो हो ही गया। ठीक है, इन्फिनिटी वाला तो खैर मैंने कराई दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। एक बार लास्ट में क्वेश्चन चलने से पहले एक बार ये देख लेना, समरी देख लेना फटाफट। ये समरी आप लोगों के लिए लिखी थी। नाउन क्लॉज हमेशा नाउन की तरह बिहेव करेगा, जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। दूसरा, एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। दूसरा, अगला, एडवर्ब क्लॉज हमेशा कंडीशन देगा, रीजन देगा, प्लेस बताएगा, मैनर बताएगा, टाइम बताएगा, जो मैंने अभी थोड़ा आपको बताया है। ठीक, प्रॉपर लिख रखा है बिल्कुल। मतलब नोट्स जब बनाओगे ना तो मोती जो सबसे सुंदर नोट्स बना के मुझे भी दे देगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा उसको। अपनी तरफ से मैं कसम खा के कह रहा हूं, अगर मुझे पसंद आ गए ना तो अपनी तरफ से उसको छोले भटूरे की प्लेट खाने के पूरे पैसे दूंगा। अगर नहीं खाता होगा तो जूस पीने के पैसे दूंगा। ये रिश्वत नहीं कह रहा हूं, ये मैं वो कह रहा हूं।
द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, वाई आई वॉज लेट, कि मैं लेट क्यों था। डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज। दे देंगे भाई, दे देंगे, दे देंगे। चलिए जी, तो सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा ये तो आपका, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ये लो, करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन जो है वो नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन, जब तक सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी कराया था आपको, कि जब कंडीशन दी गई हो तो कंडीशन किस में दी जाती है, बताओ फटाफट। कंडीशन किस में दी जाती है? एडवर्ब में दी जाती है, एडवर्ब क्लॉज। अब यहां पर ऑप्शन में नहीं है, रिलेटिव क्लॉज दे दिया, एडजेक्टिव क्लॉज दे दिया, नाउन क्लॉज दे दिया, या तो पेपर में कंडीशनल दे देगा, या अगर ये नहीं देगा तो एडवर्ब क्लॉज दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? एडवर्ब क्लॉज। ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो इसके अलावा। हम्म, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेस आर नॉलेज, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। ठीक है, तो जो इसमें अंडरलाइन किया गया है ये वाला पार्ट, यानी कि ये कहना चाह रहा है, तो इंक्रीज अपने आप में क्या हो गई? वर्ब हो गई। और वर्ब से पहले हमें ये क्या दिखा रहा है? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब है, इसका मतलब ये क्लॉज है। ये भी देख लेना, कभी कभी पेपर में ऑप्शन में फ्रेज वगैरह तो नहीं डाल रखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो क्लॉज है। और मेरे भाई अगर ये क्लॉज है ना, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका तो फिर ऑप्शन देखते ही आपको मारना है। ये रहा ना, तो शुरू में ही दे रखा है, नाउन क्लॉज है। फिर आगे बढ़ जाओ। आई नो, मैं जानता हूं। वॉट, वॉट आई नो, नो क्या हो गई? वर्ब। ये इसके किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्लॉज भी है। और जो व्हाट का काम कर जाए, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, तो ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का काम कौन ही तो करता है? इसका मतलब नाउन क्लॉज करता है। आंसर सही जा रहे हैं क्या भाई? फटाफट बताओ, वीडियो को लाइक मत करना है ना। नेक्स्ट, शी एक्सपेक्ट्स, वो आशा करती है कि उसे प्राइज मिलेगा। शी एक्सपेक्ट्स व्हाट? वर्ब। व्हाट शी एक्सपेक्ट्स, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्लॉज भी है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाउन क्लॉज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता भाई इसके बाद तुम लोग गलत करने वाले हो। इसके बाद अगर तुम गलत करोगे तो फिर तुम्हारी गुद्दी लाल होनी चाहिए। मेरे पेट में दर्द हो गया बोलते बोलते। अगर अभी भी गलत करोगे ना भाई, तो तुम फिर डंडे डिजर्व करते हो, डंडे। तुम्हें लगने चाहिए डंडे, डंडे लगने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेज के बाद ये रहा भाई। ठीक है, शी वर्क्स हार्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स, वाई, वाई शी वर्क्स हार्ड, क्यों करती है वो? इसका मतलब तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है ऑप्शन में, बताओ। अरे, मतलब ऊपर से नाउन नाउन आ रहा है तो सबने नाउन लगा रखा है। मैं तुम्हारे कान के नीचे में लगाऊंगा। यहां हमें किसका आंसर मिल रहा है? वाई का आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर जब वाई का मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज प्रिपोजिशनल तो हटा दो, एडजेक्टिव भी हटा दो, नाउन भी हटा दो, तो सीधा हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज। ए आंसर होगा। ठीक है, और रटने में तो तुम बड़े माहिर हो सर। हम तो रट्टू तोता है, तोते हैं सर, हम तोते हैं, तोते हैं जी, तोते हैं जी, बिल्कुल तोते हैं जी। लो जी, आ जाओ। यू कैन टेक एज मच एज यू वॉन्ट, इस पूरे को बताना है कि ये कौन से क्लॉज का काम करेगा, मतलब कौन से क्लॉज को डिफाइन करेगा। तोता ए हिंद। हाँ, तोता ए हिंद। है वाह, क्या नाम लिखा है। लो जी, तोता ए हिंद।
तुम्हारा नाम दे दिया। देखो अब ये क्वेश्चन ना तुम्हें थोड़ा सा कैसे परेशान करना बताता हूं आपको, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। अब उसने कहा एज मच एज यू वॉन्ट, जितना तुम चाहते हो, कितना। यू कैन टेक, टेक यहां है क्या, वर्ब, कितना, एज मच एज यू वॉन्ट। तो जो ये एज मच एज है, ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें यहां पर, वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसकी, वर्ब की। और जब वर्ब की इंफॉर्मेशन दी जाए, जब मेरे भाई वर्ब की इंफॉर्मेशन मिले, तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। क्या कहें, अरे बी आंसर दे दिया तुमने, खाओ खाओ मां कसम। ईमानदारी से दिया या तुक्का मारा है, जल्दी से बताओ, ईमानदारी से दिया या तुक्का मारा है। अगर तुमने ईमानदारी से दिया है भाई, तो मैं तो फिर आज मेरी क्लास फिर तो सफल हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये एज, यहां पर हैज है, हैज हैज। लो जी, अब सुनो, अब कई बच्चे ना रट के बैठे हैं कि पिछले वाला एडवर्ब था, तो इस बार भी एडवर्ब लगा देता हूं। अरे नालायक लोगो, बी वालों, कुछ ने तो ऐसी नालायकी करी है। सुनो, पहले डिफरेंस सुनो। उसने यहां पर कहा पहले वाले में, जो ये एज मच एज है, ये किसको डिफाइन कर रहा था, वर्ब को, तो इसीलिए एडवर्ब को हुआ। अब यहां क्वेश्चन कुछ और है, वो कह रहा है राहुल तेवतिया सर हैज एज मच नॉलेज एज संजीव सर। मैथ्स की बात हो रही है ये, ठीक है। और इस कहानी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, ठीक। तो कह रहा भैया इतनी ही नॉलेज है जितनी हमको ज्ञान है मैथ्स में, ठीक। तो भाई अब क्या करें, किसके, अब एज मच, अब जो ये मच है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये नॉलेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नॉलेज की। तो यहां पर नाउन, नाउन को डिफाइन किया जा रहा है। और जब हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मेरे लाल ईमानदारी से बता ना, कसम कसम दे दूंगा मैं, खाऊ मां कसम, ठीक है। किसने सी इसका आंसर लगाया है, किसने इसका सी आंसर लगाया है, किसने मेरे भाई इसका आंसर जो है वो एडजेक्टिव लगाया है, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। क्लॉज के और क्वेश्चंस भी थे वैसे इसमें। जिस बच्चे ने इसका आंसर सही दे दिया, अभी यहीं पर तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने यहीं पर अभी के अभी मेरे भाई खर्चा किया जाएगा बड़ा मोटा। अभी के अभी उससे जो है 11 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, यहीं के यहीं। अभी देखो कैसे सत्यानाश किया जाएगा, पैसा उड़ा देंगे मेरे भाई। 11 रुपए उसे तुरंत इनाम में दिए जाएंगे, खुश होकर, जिसने इसका आंसर दे दिया। लेकिन शर्त रहेगी, शर्त यह रहेगी कि उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन तुम करोगे नहीं, हो नहीं सकता। चलिए जी, इन द सेंटेंस फाइंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट्स टाइप। इस सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपको, अच्छा तो सीधा आंसर बताओ ना, क्या फाइंड करना, ये आपको बताना है जो अंडरलाइन पार्ट है, वेदर यू विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ चॉइस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, नाउन क्लॉज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। आहा, आहा, पहले तो मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है हमारे कितने तेजस्वी लोग हैं। एक बच्चा मिला है, प्रवेश मिश्रा। मिश्रा जी आप हमें इंस्टाग्राम पे ना मैसेज करिएगा, हम आपसे वो लेते हैं। अब हमने नाम भी पढ़ लिया है और आप ही का आंसर पढ़ा और आपने रीजन भी लिखा है और दिल खुश हो गया भाई, हम आपको स्पेशल गिफ्ट देंगे, ठीक है।
बैंड ही दे देंगे आपको, आप कहोगे तो, इससे बड़े पर नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई चलो कोई बात नहीं, अब कह दिया तो दे देंगे। जूस पियोगे जूस पी देंगे, छोले भटूरे का छोले भटूरे। खुश हो गया मन, मतलब इतनी तृप्ति हो गई। बाकी सारे नायलक चॉइस। ओहो, हमने तो पहले टीसीएस के टाइम पे पढ़ा था वेदर का पेयर और, वो जमाने चले गए जब वेदर का पेयर और से बनाते थे। अब इधर आ जाओ जरा, पहले समझो इस कहानी को कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं देखोगे, यू मस्ट डिसाइड। डिसाइड मेरे भाई क्या है, वर्ब है। वॉट, अरे पहले ये तो देख लो ये कहना क्या चाह रहा है। यू मस्ट डिसाइड वॉट। वॉट का आंसर पूछ रहा है ये आपसे, वॉट का आंसर। तो वॉट का आंसर कौन देगा, नाउन, और यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, तो मेरे भाई ये नाउन क्लॉज्ड है। उस भाई के लिए दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से, रेस्पेक्ट करो जल्दी से। हालांकि कई और लोगों ने भी दिया होगा, बट सबसे पहले मैंने उसी का देखा था। लो जी, ये वाला बताओ। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, फिर इसके बाद थोड़ा भी मेरी और 1.5-2 घंटे भी क्लास है। फिर जब मुझे टाइम मिलेगा, मतलब फ्री होके, फिर मैं क्विज डालूंगा। तब तक तुम ये पीडीएफ डाल दूंगा, इस पीडीएफ से नोट्स बनाना, और जो सबसे सुंदर नोट्स देगा उसको उसका मनपसंद गिफ्ट दिया जाएगा। विच टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज इज दिस, बताओ कौन सा। वी मस्ट स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना चाहिए तुरंत। वाई, क्यों करें भाई हम, क्या है हमारा पर्पज, तो सीधा सा आ गया ये तो। फिर फ्रेज तो है ही नहीं ना, फ्रेज कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन कैच, सब्जेक्ट और वर्ब जब हमारे पास है तो फिर क्लॉज होगा, तो सीधा। अच्छा कंडीशन है नहीं इसमें, कंडीशन थोड़ी ना है, कंडीशन वाला तो अनलेस या इफ से स्टार्ट होता है, तो ये तो सीधा हो जाए। अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, पर्पज, कि हमें तुरंत क्यों स्टार्ट करना है, क्यों, ताकि हम, हाँ ये तो सबका बी हो जाएगा। तो चलिए जी, आज की इस महफिल का अंतिम क्वेश्चन दी एंड करते हैं भाई। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि क्लास के एंड में, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप ही से ले लेता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ दीजिए भाई, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, और कैसी लगी भाई क्लास ये भी बताना जरा। इस वीडियो के नीचे अगर आपने 1000 कमेंट्स कर दिए तो दोस्त मेरा वादा है आपसे कि अगली 2 क्लास, पहली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, दूसरी फिगर ऑफ स्पीच, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो 2 क्लास अगर आप कर दोगे तो औकात नहीं है एसएससी की सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अगर वो दे दे तो उससे बाहर आ जाएगा। जैसे आज आपने सीखे ना मौज मस्ती में, ऐसे ही हम क्लास लेंगे, ठीक है। कल नहीं लूंगा, उसमें मैं टाइम लूंगा लगभग एक दिन, क्योंकि क्वेश्चंस ना बहुत सारे ना सेल्फ बनाने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है चीजों को, ताकि आपकी साइकोलॉजिकली आपके अंदर दिमाग में घुसाया जा सके। लेकिन हाँ, कल मैं एक क्लास लेना चाह रहा हूं कि जो नया पैटर्न पे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हैं, और अगर आप एग्री करते हो कि हाँ भैया आप ले लीजिए टॉप 100 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पैसेज बेस्ड ग्रेजुएशन लेवल के, बढ़िया, तो वो हम कल टॉप 100 क्वेश्चंस ले रहे होंगे। आप उसके लिए मुझे बताइए, अपनी सहमति जताइए कमेंट बॉक्स में। 1000 कमेंट आप लोगों को करने हैं, और फिर उसके बाद देखिए धमाका कैसे हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे कल 11 बजे, तब